हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे, जिन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं हमारे इस हर एक नए वीडियो को देखना, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जो कि यहाँ पे पहली वाली आपको 2019 में और दूसरी वाली 2023 और 24 के अंदर पूछी जा चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी ये समीकरण दी गई है, इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन दिया गया है, अर्थात तो यहाँ पे C6 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, H12 दिया गया है, O6 दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे O2 दिया गया है, फिर यहाँ पे एरो लगा दिया गया है, फिर यहाँ पे क्या CO2 बनता है, फिर यहाँ पे क्या कुछ H2O बनता है, इसके बाद यहाँ पे कुछ ऊर्जा भी बनती है, अर्थात यहाँ पे कुछ ऊष्मा वगैरह निकलती होगी इस सब क्रिया में। तो इसको संतुलित करना है। देखो, संतुलित करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इधर कौन से परमाणु है, इधर कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपको 2 दिखते हैं। तो यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 2 8 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कितने 6 2 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल संतुलित आपका है। लेकिन यहाँ पे कार्बन वाले में अगर हम बात करें तो कार्बन यहाँ पे 6, उधर कार्बन कम है, तो यहाँ पे आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कार्बन तो आपका देखो संतुलित हो गया और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब बात करें ऑक्सीजन की तो यहाँ पे 6 2 8 ऑक्सीजन है, लेकिन 12 इधर ऑक्सीजन है, 12 6 18 होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 दूनी 12 इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपकी ये फर्स्ट वाली समीकरण संतुलित हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी जो हमारी समीकरण यहाँ पे दी गई है, जिसमें कहा गया है सोडियम, सोडियम कैसा यहाँ पे सॉलिड लिया गया, उसको जब किसके साथ में क्रिया कराया गया है, यहाँ पे एथेनॉल के साथ कराया गया, C2H5OH अर्थात एल्कोहल कोई है। इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 CH2ONA ये बन जाता है, प्लस यहाँ पे क्या है कुछ हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है। अब इसको भी संतुलित करना है। देखो कैसे संतुलित होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपको 5 दिखता है, इसलिए भी हाइड्रोजन हमारा संतुलित है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद सोडियम की, तो यहाँ पे भी सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन यहाँ पे, तो कार्बन नहीं संतुलित हो रहा। तो इसलिए सबसे पहले आपको कार्बन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन के लिए जब यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर क्या है आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन यहाँ पे आपका देखो 6 4 कार्बन इधर हो गया, 4 कार्बन यहाँ पे 2 2 4 कार्बन आपका, अर्थात कार्बन तो यहाँ पे संतुलित हो जाता है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर भी यहाँ पे 2 है, तो जो भी संतुलित हो जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 2 12, यहाँ पे देखो 4 6 और 6 और 4 10 10 हो जाता है, और यहाँ पे 12 आपका हाइड्रोजन भी क्या है संतुलित हो जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन तो यहाँ पे हमारा संतुलित हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारा सोडियम 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आपकी पूरी की पूरी समीकरण संतुलित हो जाती है। इस प्रकार से ये समीकरण आप संतुलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है आपका 2018 के अंदर, जिसमें कहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबाया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जब कॉपर की अर्थात कोई लोहे की छड़ है, उसको जब कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबाया जाता है तो उसका कलर क्यों बदल जाता है, समझते हैं। तो यहाँ पे कलर बदलने के पीछे कुछ रिएक्शंस होती है, उसको पहले हम समझेंगे कि जब कॉपर की छड़ लेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन की छड़ है जो कि सॉलिड रूप में है, इसको जब क्या करते हैं हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाएंगे। एक्वस में लिया क्योंकि ये जली विलेन है एक्वस, और कॉपर सल्फेट में जब मिलाएंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे बनता क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट बनेगा जो कि पानी के अंदर घुल जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है, ये कापर आपका निकल जाएगा जो कि सॉलिड के रूप में। अब यहाँ पे हुआ क्या है इस पे हम बात करें तो जब अभिक्रिया के स्वरूप यहाँ पे आप देखें कापर क्या है, लोहे की कील पर जमा हो जाता है, अर्थात ये कापर जो है निकल गया। अब ये क्या है, लोहे की छड़ पे क्या है, जमा होने लगेगा और जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है जिसका रंग कापर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। और यहाँ पे जो पहले कापर सल्फेट था उसका रंग थोड़ा सा डार्क था, लेकिन यहाँ पे आयरन सल्फेट जो बनता है उसका कलर थोड़ा सा हल्का होता है, जिस कारण से यहाँ पे विलयन का कलर चेंज हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है, उदाहरण देना है या दहन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जो कि बहुत बार आपका मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन एग्जाम में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात दहन, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कुछ यहाँ पे जलवाष्प बनती है और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो ये हमारी थी ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी कोई अभिक्रिया जहां पे जब दो या दो से अधिक कंपाउंड या यौगिक आपस में मिलते हैं वहां पे कुछ ऊष्मा का उत्पादन होता है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वहीं पे जो दूसरे प्रकार की हमारी होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब जहां पे ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को अर्थात नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी ये कार्य होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, और जब बाहर से ऊष्मा दी जाएगी तो उसे हम ऊष्माशोषी कहेंगे, और जब बाहर से अर्थात रिएक्शन से ऊष्मा निकलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे अर्थात दहन कहेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप से। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अर्थात जो हम सांस लेते हैं, बाहर हवा निकालते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर हवा बाहर निकालते हैं, तो इसमें जो होता है इनहेलर डायलेशन में हमारा ये अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा जो है यहाँ पे क्षेपी अभिक्रिया क्यों है, इसको हम क्यों कहते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से बात करें तो यहाँ पे आप ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के अंदर, वो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये ब्रेक होता है, टूटता है। तो वहां पे क्या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कुछ यहाँ पे वाटर बन जाता है और यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा का हम यूज करते हैं कुछ भी डेली वर्क करने के लिए। तो इसलिए ऊष्मा जो हमारी अर्थात तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वहां पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है अर्थात ऊष्माक्षेपी। अब हम यहाँ पे लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, जो कि क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है इस पे, या रेडॉक्स अपक्रिया का एक उदाहरण समझाइए, या रेडॉक्स अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स अपक्रिया होती क्या है। तो रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। अर्थात ऐसी कोई भी अभिक्रिया होगी जहां पे एक तत्व का तो ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे तत्व का क्या होगा, अपचयन होगा। अर्थात तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ में होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया वह होती है अर्थात रेडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कापर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ में या हाइड्रोजन गैस को जब कापर ऑक्साइड के अंदर से पास किया जाता है तो यहाँ पे कापर अलग बन जाता है और यहाँ पे H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ऑक्सीजन का अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन का नाश होता है। जब ऑक्सीजन किसी तत्व से निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जब किसी तत्व में ऑक्सीजन या किसी यौगिक में ऑक्सीजन जब बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जब भी किसी यौगिक में या किसी तत्व में ऑक्सीजन का नुकसान होता है या हाइड्रोजन का जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका अपचयन होता है। या
बाद जहां पे ऑक्सीजन बढ़ती है या हाइड्रोजन घटता है उसे हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे क्या घट गया, इसमें से ऑक्सीजन घट गया, इसलिए इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे जल बढ़ गया अर्थात ऑक्सीजन बढ़ गई, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जहां पे क्रिया साथ साथ में होती है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।